नमस्ते छात्रों, मैं सविता टापड़िया प्रभात किड्स स्कूल से कक्षा 10वीं का एक नया व्याकरण का पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से वाक्यों का, और वाक्यों के माध्यम से हम अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। किसी भी भाषा में शब्दों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब प्रत्येक भाषा की अपनी एक शब्द भंडार होता है। इस शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए 3 माध्यमों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय और तीसरा है समास। इन तीनों माध्यम से हिंदी भाषा के शब्द अपने नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आज हम समास यह विषय पढ़ने जा रहे हैं। समास का तात्पर्य होता है संक्षेपीकरण इति समासः, ऐसा संस्कृत में कहा गया है। तो जो संक्षेप करे वह समास है, जो शब्दांश को शब्द के रूप में परिवर्तित करे वह समास है। तो आइए छात्रों, हम समास को विस्तार से समझते हैं। समास शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जब अनेक शब्दों के लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहना चाहें तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। छात्रों, समास पढ़ते समय 2 शब्दों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। पहला है समस्त पद और दूसरा है समास विग्रह। जब हम शब्दांश को शब्द के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम लोग समास का समस्त पद कहते हैं, और जब इसी समस्त पद का हम विग्रह करते हैं, मतलब उसे बड़ा करते हैं, तब इसे हम समास विग्रह कहते हैं। और विग्रह के पश्चात जो सामासिक शब्द होता है उसका लोप हो जाता है, अर्थात वह सामासिक शब्द हटा दिया जाता है। जब वह सामासिक शब्द हटाया जाता है तब उसका समस्त पद बनता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है राजपुत्र। राजपुत्र यह समस्त पद है और राजा का पुत्र यह समास विग्रह है, और निश्चित तौर पर हमें नजर आ रहा है कि का यह सामासिक पद है जिसने राजा और पुत्र इन दोनों के बीच संबंध दर्शाया है। प्रत्येक सामासिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है, अर्थात 2 पदों से मिलकर बनता है। यहाँ राजपुत्र जो है वो राजा और पुत्र इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें राजा यह पूर्व पद है और पुत्र यह उत्तर पद है। तो छात्रों, प्रत्येक जो शब्द है वह जिन 2 शब्दों से मिलकर बनता है उसमें पहला जो पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होगा वह उत्तर पद कहलाता है। गंगा जल शब्द यदि हम देखें तो यह शब्द गंगा का जल, इसका विग्रह होता है, और यह शब्द गंगा और जल इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें गंगा जो है वो पूर्व पद कहलाएगा और जल यह उत्तर पद कहलाएगा। इसे आपको पूरा समास पढ़ते समय ध्यान रखना है, क्योंकि हर पद की एक अपनी विशेषता होती है और आपको इन शब्दों को बार बार सुनना और समझना है। छात्रों, समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्विगु समास, 5वां द्वंद्व समास तथा 6ठा बहुव्रीहि समास। आगे हम लोग इन सभी समासों का समस्त पद और विग्रह के क्या नियम हैं इन्हें देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला भेद है अव्ययी भाव समास। छात्रों, अव्ययी भाव इस शब्द से ही जाहिर होता है कि यह अव्यय से निर्मित होता है। इसका पूर्व पद सदैव प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय वे शब्द होते हैं छात्रों जो लिंग, वचन, काल और कारक के बदलने से नहीं बदलते, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। इसी को उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण है आजीवन। यह एक समस्त पद है जिसका विग्रह होता है जीवन भर। आमरण विग्रह है मरण तक। उसी तरह यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर। हर रोज, रोज रोज। छात्रों, आप देख रहे हैं कि इसके विग्रह में समानता नजर नहीं आती आपको कहीं पर भी।
अव्ययी भाव समास की यही एक विशेषता है कि इसका विग्रह शब्द के अनुसार बदलता है। जहाँ हम लोग रातों रात, रात ही रात में कहते हैं, उसी तरह प्रतिदिन, प्रत्येक दिन इसका विग्रह होता है। निडर का डर के बिना होता है, तो निसंदेह का संदेह के बिना, यानी बिना संदेह के। आपको इसका अभ्यास करते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि अव्ययी भाव समास का विग्रह सदैव उसके शब्द के अनुसार परिवर्तित होता है। दूसरा प्रकार है छात्रों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 7 भेद हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण, गौण अर्थात कम महत्वपूर्ण, प्रधान यानी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो इसका उत्तर पद यानी कि दूसरा पद जो होता है वो प्रमुख होता है और पहला पद जो होता है वह कम महत्वपूर्ण होता है। यहाँ उदाहरण दिया गया है तुलसीदास कृत। यह एक समस्त पद है जिसका विग्रह होता है कि तुलसीदास द्वारा कृत, यानी तुलसीदास द्वारा लिखा गया, निर्मित किया गया। यहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो गया है क्योंकि किसने रचा है यह महत्वपूर्ण है। पूर्व पद गौण हो गया है ना। तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत, ये किसी ग्रंथ का नाम हो सकता है ना। तो इसके भेदों को सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला इसका भेद है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह होता है, कर्म तत्पुरुष का चिन्ह है को। तो इसके सारे शब्दों में विग्रह करते समय को शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह से करण तत्पुरुष में से शब्द का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि करण तत्पुरुष जो होता है अर्थात करण कारक जो होता है वह उसका चिन्ह होता है से। करण तत्पुरुष का उदाहरण देखेंगे यश प्राप्त अर्थात यश को प्राप्त। उसी तरह ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। यहाँ सभी कर्म तत्पुरुष समास में को इस चिन्ह का प्रयोग होगा। करण तत्पुरुष समास में से इस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसीलिए इसके समास विग्रह में सदैव से इस शब्दांश का प्रयोग होगा। भयाकुल, भय से आकुल यानी भय से डरा हुआ, भय से परेशान। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा। मन चाहा, मन से चाहा। ऐसे इन सारे शब्दों का विग्रह होगा। तीसरा जो प्रकार है वह है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक जो होता है इसका चिन्ह होता है के लिए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। छात्रों कई बार दुविधा होती है कि रसोई का घर होता है या रसोई के लिए घर होता है। बोलचाल की भाषा में हम कई बार रसोई का घर कह देते हैं, लेकिन यह गलत होगा क्योंकि वह रसोई इसका घर है क्यों? जी नहीं, वह रसोई के लिए बना हुआ घर है, इसलिए इसे रसोई के लिए घर कहा जाता है। ठीक है। राह खर्च, राह के लिए खर्च। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यहाँ पर हर जगह पर के लिए इस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। अपादान तत्पुरुष, देश निकाला, देश से निकाला। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अपादान तत्पुरुष में से इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है और करण तत्पुरुष में भी से इस चिन्ह का प्रयोग हुआ था। यहाँ पर जहाँ पर दूर जाने का भाव आता है वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है ना। काम चोर, काम से जी चुराने वाला, मतलब दूर जाने का जो भाव आ रहा है यहाँ पे। देश निकाला, देश से निकाला, देश से दूर जा रहा है, वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है। यह हमेशा आप ध्यान रखेंगे। धन से हीन, पाप से मुक्त, पाप मुक्त। जलहीन, जल से हीन। इस तरह से जहां पर भी
प्रथम पद का दूसरे पद से दूर जाने का भाव आता है, वहां पर अपादान तत्पुरुष आएगा, लेकिन इसका भी कारक चिन्ह जो है वह से ही है। इस बात की तरफ आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसका अगला प्रकार है संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो का की के होता है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा भाव आपस में संबंध बताने वाला होता है। ठीक है। सेनापति, तो सेना का पति, किसका पति? सेना का पति। पराधीन, पर के अधीन, दूसरों के अधीन। राज दरबार, राजा का दरबार, किसका दरबार? राजा का दरबार। तो यहाँ पर दोनों शब्दों का आपस में संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास आएगा। और अगला प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है वह है में। तो यहाँ पर विग्रह करते समय हमेशा में इस शब्द का प्रयोग होगा। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। नरोत्तम, नरों में उत्तम, मतलब मनुष्य में जो श्रेष्ठ है वह नरोत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है वह पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। दानवीर, दान में वीर, जो दानवीर है वह दान देने में वीर है। शोकमग्न, शोक में मग्न। इस तरह से अधिकरण तत्पुरुष समास का विग्रह होता है। इसका अंतिम प्रकार है नंग तत्पुरुष समास। तो जिस प्रकार समास में पहला पद निषेधात्मक होता है, मतलब इसमें हमेशा पहला पद जो होगा वो निषेधात्मक होगा, उसे नंग तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कि असंभव, अ यानी जो संभव नहीं है ना, जो नहीं हो सकता, मतलब निषेधात्मक है, जो संभव नहीं हो सकता वह असंभव। उसी तरह से जो सभ्य नहीं है वह असभ्य। तो इसका विग्रह जब हम करते हैं तो हमें उस अ की जगह पर न शब्द का प्रयोग करना है। यह बात आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि असंभव यह शब्द है और इसका विग्रह होगा न संभव। ठीक है। असभ्य का न सभ्य, अन्याय का न न्याय, असफल का न सफल, है ना, अभाव का न भाव। इस तरह से इस समास में न इस शब्द का प्रयोग करके आप उसका समास विग्रह करेंगे। छात्रों, समास के अगले प्रकार की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है कर्मधारय समास। यह समास का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। जिस प्रकार से जिस पद का उत्तर पद, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद होता है वह उत्तर पद और पूर्व पद इन दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। अर्थात अगर पूर्व पद विशेषण है तो उत्तर पद उसका विशेष्य होता है। उसी तरह से इसमें उपमान और उपमेय का संबंध होता है। पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है, मतलब जिसकी जिससे तुलना की गई है वह। इस तरह से कर्मधारय समास में उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है और पूर्व पद थोड़ा गौण, मतलब पूर्व पद हमेशा गौण होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे कि उदाहरण अगर हम ले विशेषण और विशेष्य के संबंधों का, तो पीतांबर, पीला है जो अंबर। यहाँ हम देखेंगे कि है जो इस शब्द का प्रयोग विग्रह करते समय किया जाता है। कर्मधारय समास में 3 ही शब्द हैं जिनका प्रयोग विग्रह करते समय किया जाता है। पहला है जो, दूसरा है रूपी और तीसरा है के समान। इन 3 शब्दों का प्रयोग करके आप उसका समास विग्रह आसानी से कर सकते हैं। परमेश्वर यह शब्द यदि लेते हैं तो परम है जो ईश्वर, श्रेष्ठ है जो ईश्वर। नील कमल, नीला है जो कमल। यहाँ पर कमल जो है वो विशेष्य है और नीला शब्द उसकी विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषण है उसका, है ना। आप समझ रहे हो, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है दोनों शब्दों में। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता बता रहा है महान ये शब्द, इसलिए महात्मा यह कर्मधारय समास हो गया। उसी तरह से उपमान उपमेय का संबंध यदि हम लेते हैं तो क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, अग्नि को क्रोध को की तुलना की गई, मतलब इन्हें उपमान और उपमेय का संबंध बताया है। अगर अग्नि है तो कैसी अग्नि है? क्रोध रूपी अग्नि है। क्रोध को अग्नि रूपी बताया है, अग्नि के समान बताया है ना। वचनामृत, कैसा वचन है? अमृत के समान वचन है, मतलब अमृत
और वचन इसकी तुलना की, एक उपमान है और दूसरा उपमेय। घन श्याम, घन के समान श्याम, घन की तुलना श्याम से की गई है, श्याम के रूप से की गई है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मुख की तुलना चंद्र से की गई है ना। यहाँ पर जब उपमान उपमेय या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तो यहाँ पर कर्मधारय समास कहलाता है। और यहाँ पर है जो, रूपी तथा के समान, इन 3 शब्दों का प्रयोग कर समस्त पद से समास विग्रह किया जाता है।